दुनिया देखी है आपने और दुनिया समझी है और आज भी आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सर आज थोड़ा-सा कुछ बताएँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एक्सपीरियंस से क्या दिखता है इंडियन एक्सपोर्टर का फ्यूचर? क्या दिखता है इंडियन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स की जर्नी कहाँ से कैसे बदली है और कितना बदलाव आया है? और आगे फ्यूचर में क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है? बहुत-बहुत शुक्रिया कमल। मेरी कैरियर की शुरुआत हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से और कॉमर्स एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो हर एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में गया और लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स जा चुका हूँ। बहुत सारे डिफरेंट देश, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। लीबिया में था तो वहाँ पे कर्नल गद्दाफी थे, डिक्टेटर, सारा विश्व जानता उनके बारे में। फॉर्मर रशियन स्टेट किर्गिस्तान में था। एक फ्रेंडली कंट्री है मंगोलिया, जी आपको मालूम है चंगेज खान था। मैं यूएस में भी रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड करी हैं जहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। नमस्कार सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका बेसमेकर के इस कंटिन्यू एफर्ट्स में, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कुछ इंसाइटफुल, कुछ नॉलेजेबल इनपुट्स हमारे इंडियन बिजनेस ओनर्स, इंडियन इंस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को हेल्प करने थ्रू अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ बिजमेकर, जहाँ पे आप एक मेंटोर की तरह हमें सपोर्ट कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस अगेन। और अब मैं चाहूँगा सर, आज हम बिजमेकर के बारे में बात ना करके आज हम आपके बारे में बात करना चाहते हैं सर, क्योंकि आपका इतने सालों का जो फॉरेन सर्विस का एक्सपीरियंस है और जितने देशों को आपने मतलब एक छोटे से छोटे देश से लेकर के एक वर्ल्ड पावर, मतलब आप बोलते हैं ना कि दुनिया देखी है आपने और दुनिया समझी है और आज भी आप बहुत सारी चीजों में बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सर आज थोड़ा सा कुछ बताएं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एक्सपीरियंस से क्या दिखता है इंडियन एक्सपोर्टर का फ्यूचर? क्या दिखता है इंडियन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स की जर्नी कहाँ से कैसे बदली है और कितना बदलाव आया है? और आगे फ्यूचर में क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है? डेफिनेटली बेसमेकर के थ्रू आप और हमारी पूरी टीम मिलकर के हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स की हेल्प तो कर ही रहे हैं, वो एक हमारा पैरेलल प्रोग्राम है ही। बट आज हम उसके बारे में बात ना करके आज मैं चाहता हूँ हम आपके बारे में बात करें सर। बहुत-बहुत शुक्रिया कमल। मेरी कैरियर की शुरुआत हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से और कॉमर्स एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो हर एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में गया और लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स जा चुका हूँ। बहुत सारे डिफरेंट देश, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। लीबिया में था तो वहाँ पे कर्नल गद्दाफी थे, डिक्टेटर, सारा विश्व जानता उनके बारे में। फॉर्मर रशियन स्टेट किर्गिस्तान में था। एक फ्रेंडली कंट्री है, छोटा सा, इतना छोटा भी नहीं साइज में, बट मंगोलिया, जी आपको मालूम है चंगेज खान था। मैं यूएस में भी रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड करी हैं जहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। एक नाम है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, राइट। उसमें मैं गया था पेरिस में। ये एक बॉडी है जिसका बहुत इन्फ्लुएंस है कई कंट्रीज पे। पाकिस्तान को हम ग्रे लिस्ट में ले आए थे, उसमें काफी डिफिकल्टी पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी। और साइबर सिक्योरिटी इश्यूज पे कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राजील में, उसमें मैं गया था, अगेन रिप्रेजेंटिंग इंडिया। So I have been to different countries having different regimes and different kind of situations. Countries देखिए सब सेम नहीं है, 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं दुनिया में और फॉर्चुनेटली इंडियन कॉन्सुलेट यानी एम्बेसी बहुत सारे कंट्रीज में मौजूद है। हमारा नेटवर्क जो है इंडिया का वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड है। तो कंट्रीज लैंड लॉक्ड भी होती हैं, जैसे किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, के पास सी पोर्ट जी, जहाँ या तो आप बाय एयर भेज सकते हैं या फिर बाय लैंड, रेल या रोड, यही ऑप्शन है मोस्टली। अगर आप सी से भेजेंगे तो पहले आपको सी पोर्ट तक जाना पड़ेगा, उसके बाद राइट शिप मिलेगा, तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। बिल्कुल। मंगोलिया की भी यही प्रॉब्लम है, जैसे मिनरल बहुत रिच है, बहुत रिजर्व उनके पास बहुत सारे मिनरल्स का, लेकिन सी पोर्ट नहीं है तो इसलिए उनको दिक्कत आती है। तो वो मैंने देखा है कि कैसे गवर्नमेंट्स को भी बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती। इंडिया कुछ मामले में बहुत मतलब वी आर ग्लोबली वेल पोजीशन्ड। हमारे पास लैंड रूट भी अवेलेबल है जो नेबरिंग कंट्रीज है, हमारे पास एरियल रूट्स भी है, एयर कार्गो भेज सकते हैं, और हमारे पास सी पोर्ट्स भी हैं विद इनफ कैपेसिटी एंड एक्सपेंडिंग। सो हमारे पास तीनों ऑप्शन ओपन है, बोथ फॉर एक्सपोर्ट्स एज फार एज फॉर इम्पोर्ट्स। राइट, जैसे मैं क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करना है तो कंटेनर, जो क्रूड ऑयल का कंटेनर शिप है, जो नॉट कंटेनर बट टैंकर, जी वो आता है, उससे हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। एंड मैनी डिफरेंट टाइप्स, we can handle large ships, we can handle all kinds of, we can handle big airplanes, transport airplanes, सब कुछ हमारे पास इन हाउस है इंडिया के पास। तो इंडिया को एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स।
दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत वेल एस्टेब्लिश है और ग्रो कर रहा है, चाहे वो लीगल सर्विसेज हों, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हों, चाहे गवर्नमेंट स्कीम है उसको भी मैं सर्विस ही मानता हूँ, क्योंकि जी गवर्नमेंट बहुत तरीकों से, लीगल तरीकों से, फाइनेंशियल तरीकों से एक्सपोर्ट्स को इंकरेज करने में लगी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये स्टेज, ये जर्नी इंडिया के लिए कोई आसान नहीं। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, जो हमारी एक्सपोर्ट बास्केट थी उसमें केवल 50 ऑड आइटम्स थे जो हम एक्सपोर्ट करते थे। इम्पोर्ट बास्केट मोस्टली उन सामान से भरी हुई थी जो इंग्लैंड से आते थे, क्योंकि कॉलोनियल रूल रहा था 200 साल का जी करीब जी अंग्रेजों का, तो बहुत सारा सामान हमारे इंग्लैंड से ही आता था। इंग्लैंड क्योंकि यहाँ रूल करता था तो वो अलाउ भी नहीं करेगा किसी और देश का सामान बेच के यहाँ पे। डेफिनेटली अपनी कंपनीज को, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था यूरोप में, ये इंग्लैंड में भी, तो वहाँ की जो फैक्ट्रीज थी वो सामान बनाती थी, उनको मार्केट चाहिए था। इंडिया एक बड़ा मार्केट था उस समय भी और आज भी है, वो लोग यहाँ एक्सपोर्ट करते थे। हमारे पास मैं आपको बताऊं कि शेविंग ब्लेड्स तक नहीं थे अपने, वो भी आते थे बाहर से, बहुत से सामान आते थे, कपड़ा भी आता था, जी बहुत सी चीज़ आती। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब वो पॉलिसीज अडॉप्ट करी कि हमारा सामान भी, क्योंकि हम लो कॉस्ट में हैं, लेबर इंटेंसिव हैं, तो हम इक्वली कॉम्पिटिटिव गुड्स बनाएं, तो ताकि हम अपने देश में तो पूर्ति कर नहीं सकें और बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते। बिल्कुल दोनों ही रीजन। छोटी सी एग्जाम्पल ये है, देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया में इनफैक्ट कॉस्मेटिक्स भी ठीक से नहीं बनते, जो आज एक बड़ा मार्केट है, बिल्कुल बिल्कुल मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो मार्केट है। तो कई कंपनीज आगे आई जिन्होंने वो प्रोडक्ट्स लाए, बनाना शुरू करा, और धीरे धीरे अब हमारे वो ग्लोबल ब्रांड्स बन गए हैं। हमने भी वही सब फॉलो करा, पेटेंटिंग करी, आईपी में गए, इनके रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में गए, जी जी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करा, और इस तरह से हम भी अब ग्लोबली कहीं स्टैंड करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ सर। पे हमको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल है। आपको शायद याद होगा कि कुछ कंट्री ट्राई कर रहे थे, मैं नाम लिखना चाहूंगा, कि वो बासमती राइस को पेटेंट कर ले, जी जी लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इस तरह से हाँ, सभी जानते हैं उसके बारे में। बिल्कुल बारे में बिल्कुल सर। एक कहानी जी। मशहूर है। इवन मुझे लगता है सर, मैं बिल्कुल आपकी बात पे जोर देना चाहूँगा। इवन मुझे जो फील होता है विद माय एक्सपीरियंस कि आफ्टर कोविड जब जब हमने वैक्सीन सप्लाई की है, उसके बाद से जो इंडिया का इमेज चेंज हुआ है वर्ल्ड वाइड, और उसके बाद जो हमारा एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुआ है, सो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुझे लगता है सर। जी जी देखिए, ऐसा है कि कोविड वाला टाइम में इंडिया ने प्रूव कर दिया वी आर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, एग्जैक्टली लेकिन वो एक्चुअली ऑलरेडी प्रूवन था। हम ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज हमारे ही प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट। मैं विदेशों में था, कभी कभी डॉक्टर से दिखाता था, दवाइयाँ वो देते थे, ब्रांड तो होता था कुछ और, उसमें छोटा सा लिखा होता था मेड इन इंडिया, बहुत छोटे वर्ड्स में। तो मुझे वही पढ़ के लगता था कि, और हंसी भी आती थी कि देखिए हमारे देश का प्रोडक्ट, और वो बेच कोई और कंपनी रही है फॉरेन की, लेकिन बना यहाँ रही, गर्व भी होता। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया बहुत वाइट लेबलिंग करता है सर आज So मेडिसिन में। that way, we were already there. COVID made us famous because हमारा जो कंट्री है, जो कंट्री की लीडरशिप है, वो आज से नहीं हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम के नाम से, या उस स्लोगन से, या उस भावना से चला है जी जी कि जो विश्व है कुटुंब है, नहीं मतलब हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। बिल्कुल बिल्कुल तो कोविड हमारे लिए नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। वैक्सीन हमने बनाई अपने लिए भी, लेकिन हमने और देशों को भी सप्लाई करी, कई देशों में फ्री सप्लाई करी, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसलिए कि लोग तो वहां पर भी हैं, वो भी इंसान है। हमने कोशिश ये नहीं करी कि हम उसको डबल या ट्रिपल प्राइस पे बेचें या ऐसे करें। जो नॉर्मल प्राइस था शायद वो भी नहीं लिया, बहुत से कंट्रीज जो उसका अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्होंने इंडिया से हेल्प ली, और इंडिया ने आगे बढ़ के उनकी हेल्प करी। जी जी हमने अपनी कैपेसिटी को भी इंक्रीज करा जी जी अकॉर्डिंगली। तो ये बात तो है कि ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है वो हमेशा से हमारी रही है, और वो कोविड टाइम्स में नहीं। आप देखिए कि नेपाल में अर्थक्वेक आया बहुत बड़ा, इंडिया ने बहुत एड भेजी। अभी भी जो ये अर्थक्वेक आया था जी म्यांमार थाईलैंड में। जी इसमें भी इंडिया हेल्प कर रहा है। देखिए पॉलिटिकल रिलेशन अलग बात है, जी लेकिन जब बात होती है ह्यूमैनिटी की, तब इंडिया जो है पीछे नहीं हटता।